गुड मॉर्निंग आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को। गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज गार्गी क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम एक और नए विषय भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी की एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। और ये वीडियो सीरीज विशेष रूप से उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड का एग्जाम, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा ग्रेड सेकंड का एग्जाम जो दिसंबर माह में आयोजित होने वाला है, और एक राजस्थान का प्रशासनिक सेवा परीक्षा का एग्जाम RAS प्री एग्जाम जो कि फरवरी माह के अंदर आयोजित होने वाला है, फरवरी 2025 में। तो इन दोनों ही एग्जाम्स के अंदर कुछ एक टॉपिक्स इंडियन इकोनॉमी के शामिल रहते हैं और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सरकार की आर्थिक नीतियों, आर्थिक योजनाएं, आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित, और उसमें भी लेटेस्ट डाटा टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। वर्तमान से आप कितना अपडेट हैं उससे संबंधित क्वेश्चन जो है इसके अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए हमेशा इंडियन इकोनॉमी वाला जो पार्ट है मैं देखता हूं कि वो उसको स्किप करते हैं, छोड़ देते हैं कि इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वैसे ही करंट के अकॉर्डिंग आएंगे तो ठीक कर लेंगे। जबकि आप समझिए कि हमारे कंपटीशन एग्जाम में हर एक प्रश्न जो है वो हमारा एक चयन है, हमारा एक सिलेक्शन है। तो जितना हम सबकी तरफ से एक एफर्ट हो सकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अप्रोच करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सही करें, उसके लिए हमें तैयारी भी उसी रणनीति और उसी स्मार्टनेस के साथ करनी पड़ेगी। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं कि इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट में उनको इस चीज से वो अपडेटेड कम होते हैं कि हमें किस प्रकार की चीजें इसमें पढ़नी है या कहां से हम इसका कंटेंट पढ़ें। ये एक बड़ी दुविधा का विषय रहता है, क्योंकि इसके जो डाटा आते हैं, चाहे इकोनॉमिक सर्वे में आते हो, इकोनॉमिक रिव्यू में आते हो, भारत सरकार के बजट में आते हो, वो क्या होते हैं कि अपडेटेड डाटा होते हैं, बहुत सारे प्रकार के डाइवर्सन से घिरे हुए होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करता है, जब समझ में नहीं आता है तो उसको साइड में छोड़ देता है। तो अपने उसी समस्या को इन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से निजात करने की कोशिश करेंगे। तो स्पेशली मैं अगर बात करूं सीनियर टीचर वाले एग्जाम की, तो उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 4 टॉपिक्स हमारे सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं, जिसमें एक इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में है। इसके बाद में भारत का औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल जो सर्विस सेक्टर है हमारा, उसके बारे में है। और तीसरा भारत का सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। ये मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के 3 आधार स्तंभ होते हैं हमारे, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। उन तीनों की डिटेल स्टडी सिलेबस के अंदर हमारे दी हुई है। और चौथा एक टॉपिक जो हमने अलग से सिलेबस के अंदर शामिल किया हुआ है वो है भारत का विदेश व्यापार, और विदेश व्यापार से संबंधित सरकार की नीतियां, आयात निर्यात, उन सब तमाम चीजों के बारे में हम इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर बात करेंगे। तो आज का ये जो हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इसमें हम अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर शुरुआत करेंगे, जिसका नाम रहता है भारत की कृषि अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से इस पूरे चैप्टर का एक ओवर ड्राफ्ट जो है या ओवरव्यू जो है वो तैयार करके आपके सामने रखता हूं, ताकि आपको ये पता रहे कि हमें इसमें से कौन सी चीजें पढ़नी है। और दूसरा, मैं यहां आपको इस चीज से वाकिफ करवा दूं कि सितंबर 2024 तक के अपडेटेड डाटा के साथ हम ये वीडियो लेक्चर पढ़ रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी, एग्जाम तक कोई और नए चेंजेज आएंगे तो उनको भी हम एक अलग वीडियो लेक्चर के अंदर आपको वो अपडेशन जो है उनसे अवगत करवा दिया जाएगा। तो सरकार की योजनाएं आने वाले 1-2 महीने में और जो भी नई योजनाएं शुरू होगी अर्थव्यवस्था से संबंधित, उनको हम इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर अपडेटेड करेंगे। तो सबसे पहले आज तक की जितनी योजनाएं हैं वो कौन कौन से सेक्टर्स को लेकर रही है कृषि के अंदर, उनकी अपने एक ओवरव्यू जो है वो पहले अपने एक तैयार करते हैं कि अर्थव्यवस्था और कृषि का आपस में क्या रिलेशन है, उसकी हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो है, इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन जो होता है, उत्पादन, उस उत्पादन के हमारे पास मुख्य रूप से 3 अलग अलग सेक्टर होते हैं। उत्पादन करने वाले 3 सेक्टर हमारे पास होते हैं। पहला जो सेक्टर है उसको हम प्राथमिक सेक्टर का नाम देते हैं, प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, या इसको 1 डिग्री सेक्टर के नाम से हम जानते हैं, प्राथमिक सेक्टर या इसको 1 डिग्री सेक्टर के नाम से। सेकंड जो होता है हमारा वो द्वितीयक सेक्टर होता है, हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है, इसको सामान्य रूप से हम 2 डिग्री सेक्टर भी बोल देते हैं। तीसरा जो क्षेत्र होता है उसको सामान्य रूप से हम तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं, इसको सामान्य रूप से हम 3 डिग्री सेक्टर भी बोल देते हैं। ऐसे तो विभाजन चतुर्थक और पंचम 4 डिग्री और 5 डिग्री में भी डिवाइड किया हुआ है, लेकिन वो भी एक स्पेशल सेवा के ही अलग टाइप होते हैं। हाई क्वालिटी की सेवाएं जो होती हैं उनको नाम दिए होते हैं। मेनली अपने उत्पादन की दृष्टि से, प्रोडक्शन की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 3 अलग अलग क्षेत्र बताते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में हमारे पास कृषि और इससे संबद्ध जो गतिविधियां होती है वो शामिल रहती है 1 नंबर पे। तो
दूसरे नंबर पर हमारे पास इसमें खनन से संबंधित गतिविधियां, माइनिंग जो होती है, खनिज निकालना, वो भी इसके अंदर शामिल रहता है। और थर्ड इसके अंदर लंबरिंग या लकड़ी काटने का व्यवसाय जो है उसको भी हम शामिल कर लेते हैं। सेकंड डिग्री या 2 डिग्री सेक्टर जो है इसको अपने सामान्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं, सामान्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र। तो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर निर्माण, विनिर्माण, इन सब की क्रियाएं जो है वो इसके अंदर शामिल रहती हैं। आगे बात करेंगे हम इन सब के बारे में। निर्माण, विनिर्माण और उद्योगों के अंदर औद्योगिक उत्पादन, इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा। तीसरा तृतीयक जो सेक्टर होता है इसको अपने सामान्य रूप से सेवा क्षेत्र बोल देते हैं, सर्विस सेक्टर बोल देते हैं, सेवा क्षेत्र। तो हमारे सिलेबस के अंदर ये तीनों ही क्षेत्र शामिल है। कृषि सेक्टर इसके अंदर शामिल है, औद्योगिक सेक्टर इसमें शामिल है और सेवा सेक्टर इसमें शामिल है। तो कहने का मतलब अर्थव्यवस्था के जो तीनों मेन पिलर हैं, वो तीनों स्तंभ जो है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो सबसे पहले अपने इसी प्राथमिक सेक्टर का पहला पार्ट कृषि और उससे जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था से संबंधित बातें जो है वो अपने पहले डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्र, संबद्ध क्षेत्र। देखो यहां मैं इस संबद्ध क्षेत्र शब्द क्यों यूज में ले रहा हूं, इसके भी मैं आपको बात बता दूं। कृषि के अंदर बहुत सारे प्रकार की क्रियाएं जुड़ी होती हैं। कृषि का मतलब सिर्फ फसल उत्पादन नहीं होता है। फसल उत्पादन के साथ साथ किसान के द्वारा या कृषक के द्वारा जो भी आर्थिक गतिविधियां चलाई जाती हैं, उन सबको अपने कॉमनली कृषि सेक्टर बोलते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल है। जैसे मेन रूप से अगर अपने बात करें तो इसके अंदर फसल उत्पादन शामिल रहता है, किसान का फसल उत्पादन शामिल रहता है। इसके बाद में पशुपालन और उससे जुड़ी हुई गतिविधियां जो है, पशुपालन या डेयरी, इनसे जुड़ी हुई गतिविधियां वो भी इसके अंदर शामिल रहती हैं। तीसरा इसके अंदर हम अगर माने तो मत्स्य पालन, मछली पालन जिसको हम बोलते हैं। और चौथा सेक्टर अगर हम देखें इसमें फॉरेस्ट्री या वानिकी, फॉरेस्ट्री या वानिकी, इन चारों चीजों को सम्मिलित रूप से मिला के हम कृषि या एग्रीकल्चर बोल रहे हैं। तो जब हम बात करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि का रोल क्या है या कृषि का महत्व क्या है, तो उस महत्व को हम नापते हैं उत्पादन से लगभग। और उत्पादन जो है उसको सकल रूप से अगर प्रदर्शित करना हो तो हमारी अर्थव्यवस्था में कॉन्सेप्ट रहता है जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोले तो सकल घरेलू उत्पाद। ये जीडीपी वाला जो कंसेप्ट है वो हमारा क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। तो अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है, ये हम नापते हैं कृषि क्षेत्र में होने वाले उत्पादन से। यानी कि देश के कुल आर्थिक उत्पादन में कृषि और उससे जुड़ी हुई गतिविधियां कितना योगदान दे रही है, वो अपने कृषि की जीडीपी के रूप में नापते हैं। अब आजकल एक नया कंसेप्ट और चल पड़ा है। इस जीडीपी को हम आगे एक नए डाटा के रूप में और प्रदर्शित करने लगे हैं। बजट आता है, आर्थिक समीक्षा आती है, उसके अंदर जीवीए के रूप में, ग्रोस वैल्यू एडिशन के रूप में, सकल मूल्य संवर्धन के रूप में, सकल मूल्य संवर्धन। हालांकि ये नेशनल इनकम वाले चैप्टर के कंसेप्ट हैं, तो अपने यहां इनमें बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे अपने, लेकिन मोटा मोटा सा इनका एक अर्थ जो है वो क्या बैठता है वो आपको मैं बता देता हूं। अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में यानी कि जीडीपी के इस क्षेत्र में योगदान देने वाले ये जो सेक्टर हैं, इनका इंडिविजुअल क्या योगदान है। यानी कि अगर कृषि क्षेत्र में होने वाले उत्पादन को हम 100% माने, तो इस 100% के अंदर इन सेक्टर्स का क्या योगदान है या इनका कितना रोल रहता है, वो बात अपने को जिस डाटा के रूप में प्रदर्शित करनी है वो डाटा हमारे पास रहता है जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडिशन के रूप में, सकल मूल्य संवर्धन के रूप में। तो ये सकल मूल्य संवर्धन की दृष्टि से अगर अपने बात करें तो फसल उत्पादन का, चलो पहले मैं आपको बता दूं जीडीपी के अंदर रोल क्या रहता है कृषि का। तो देखो कृषि हमारी जो टोटल अर्थव्यवस्था है, उस टोटल अर्थव्यवस्था में होने वाले उत्पादन का लगभग 18.11% भाग जो है वो हम कृषि सेक्टर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे क्षेत्र में या हमारे देश में होने वाले कुल उत्पादन का 18% हिस्सा जो है वो लगभग हम प्राप्त करते हैं कृषि क्षेत्र से जीडीपी के अंदर। अब देखिए, जब हमें आजादी मिली थी, जब हम आजाद हुए थे, स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उस समय ये डाटा जो है वो ये नहीं था। हमारी अर्थव्यवस्था में आजादी के समय सबसे ज्यादा योगदान देने वाला सेक्टर यही था। यानी कि हमारी टोटल जीडीपी का लगभग 55% भाग जो है वो हमें कृषि से प्राप्त होता था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये जीडीपी में योगदान जो है वो निरंतर कम होता गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कृषि अर्थव्यवस्था नीचे चली गई है। अर्थ यह है कि द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर जो है वो पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत हो गए हैं, ज्यादा उत्पादन करने लगे हैं। इस वजह से कृषि सेक्टर का टोटल जीडीपी में हिस्सा जो है वो कम हो गया है हमारा। ठीक है, लेकिन बाकी जो गतिविधियां हैं
वो कृषि के अंदर उसी क्रम में बढ़ी हुई है। लेकिन वर्तमान में अगर अपने देखें तो टोटल जीडीपी के अंदर कृषि सेक्टर का योगदान जो है वो 18.11% या लगभग अपने कई बार डाटा आता है तो 18.2% के आसपास हम इसको लिख देते हैं। अब इस टोटल जीडीपी के अंदर ये जो चार बातें मैंने आपको बताई हैं, इनका सकल मूल्य संवर्धन की दृष्टि से क्या योगदान रहता है, उसकी अगर अपने बात करें तो लेके आप फसल का सबसे ज्यादा योगदान रहता है इसके अंदर 55.28% भाग। अब ये जितने भी डाटा मैं आपको बता रहा हूं ये वर्ष 2023-24 के अपडेटेड डाटा है। 2023-24 की दृष्टि से ये डाटा की बात कर रहे हैं। तो फसल उत्पादन के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन होता है 55.28%। इसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा योगदान देता है हमारा पशुपालन और डेयरी सेक्टर 13.23%। इसके बाद में अगर मत्स्य पालन और मछली वानिकी वाला हिस्सा देखें तो ये लगभग दोनों 7-7% के आसपास रहते हैं। आपसे इसका सीक्वेंस या इसका क्रम पूछा जा सकता है कि कृषि अर्थव्यवस्था के अंदर योगदान देने वाले चारों क्षेत्रों का एक सही क्रम बताइए। तो उसमें सबसे ज्यादा उत्पादन में जीवीए के अंदर योगदान देता है वो फसल देती है, फिर पशुपालन देता है, उसके बाद मत्स्य पालन और अंत में हम बात करें तो वानिकी सेक्टर, फॉरेस्ट्री सेक्टर। ये चार हमारे टोटल कृषि अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले क्षेत्र हैं। ये वाला डाटा भी विशेष रूप से आप याद रखिए कि वर्तमान में भारत की कुल जीडीपी के अंदर कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, तो वो हमने इस रूप में बात कर ली। चलिए, इसके बाद में जब भी हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो दो चीजें हम इसमें और पढ़ते हैं। पहली चीज ये है कि रोजगार की दृष्टि से उस क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, और दूसरा हम देखें तो हमारे देश की कुल काम करने वाली जो जनसंख्या है, जिसको हम कार्यशील जनसंख्या बोल सकते हैं, उस कार्यशील जनसंख्या या उस लेबर फोर्स में कृषि क्षेत्र के अंदर कितने % जनसंख्या काम कर रही है। कहने का मतलब कृषि हमारे देश के कितने लोगों को रोजगार या आजीविका उपलब्ध करवा रहा है, और दूसरा उस आजीविका में भारत के टोटल जो हमारे श्रमिक हैं या लेबर फोर्स है वो कितनी काम कर रही है। इसके बारे में भी हम एक डाटा की यहां पे बात करेंगे। देखिए, आप भारत में रोजगार की दृष्टि से बात करें तो कृषि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा निजी व्यवसाय या निजी प्रोफेशन है। हमारी टोटल जनसंख्या को लगभग 42.3% लोग, जो 42.3% जो लोग हैं वो कृषि सेक्टर के अंदर काम करते हैं। कहने का मतलब भारत का आजीविका का सबसे बड़ा जो स्रोत या सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो हमारा कौन सा है, कृषि सेक्टर है, जिसमें कितनी जनसंख्या, ये जितने भी डाटा मैं लिख रहा हूं ये लेटेस्ट अपडेटेड डाटा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी ऑप्शन में क्वेश्चन आए 42.3, 44.3, 41.3, तो आपको यही डाटा जो है वो मेंशन रखने हैं, ध्यान रखने हैं। अभी हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये डाटा कुछ चेंज हो जाए, थोड़े बहुत माइनर चेंज आ जाए, अभी के लिए हमारे पास ये डाटा है। तो रोजगार की दृष्टि से बात करें तो 42.3% लोग जो हैं वो आजीविका की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से कृषि सेक्टर में काम करते हैं। अब बात करें भारत की टोटल जो कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या उसको बोलेंगे जो काम में लगी हुई या काम करने के योग्य है। तो उनमें से अगर देखें तो टोटल कार्यशील जनसंख्या लेबर फोर्स का 54.6% भाग जो है वो कृषि सेक्टर के अंदर काम करते हैं। तो ये भी डाटा देखिए, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान देने वाला रोजगार की दृष्टि से और प्लस कार्यबल की दृष्टि से या कार्यशील जनसंख्या की दृष्टि से भी हमारा कौन सा है, कृषि सेक्टर। और थर्ड अगर अपने बात एक और देखें कि ये जो कृषि अर्थव्यवस्था जो हमारे देश के अंदर योगदान दे रही है, इसकी वृद्धि दर जो है, ग्रोथ रेट जो है, वो देश के अंदर कितने % से रह रही है। तो अगर पिछले 5 सालों की औसत अगर अपने निकालें, लास्ट 5 ईयर की औसत अगर अपने निकालें, तो उस औसत में हमें पता चलता है कि भारत की वर्तमान में जो कृषि विकास की दर है, कृषि विकास की जो दर है वो 4.18%, 4.18%। यानी कि भारत की कृषि व्यवस्था में जो उत्पादन बढ़ रहा है वो कितनी दर से बढ़ रहा है, तो पिछले 5 साल की ये औसत अब अगर हम निकालें तो 4.18%। तो ये भारत की कृषि विकास की दर है। और वैसे भी हमारी जो अभी वर्तमान में जो कृषि नीति चल रही है, उस कृषि नीति के अंदर भी हमने जो टारगेट या लक्ष्य सेट कर रखा है वो 4% कृषि विकास दर का लक्ष्य सेट कर रखा है। कहने का मतलब आने वाले समय में भी भारत की कृषि अर्थव्यवस्था जो है उसकी विकास दर या उसकी ग्रोथ रेट जो है वो 4% या इससे ज्यादा अगर रहती है, तो इसका मतलब हमारी डायरेक्शन जो है वो सही दिशा में है, जो टारगेट हमने सेट कर रखा है उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो ये 4 बातें अर्थव्यवस्था से संबंधित पहले मैंने आपको बताई। टोटल जीडीपी में हमारा योगदान कितना है कृषि का, वो हमने बात की।
दूसरी हमने बात की कि इसी कृषि सेक्टर से जुड़े हुए जो अलग अलग उप क्षेत्र हैं, इसके उप क्षेत्र हैं, उनका ग्रोस वैल्यू एडिशन की दृष्टि से, सकल मूल्य संवर्धन की दृष्टि से कितना कितना योगदान है, यानी कि जीडीपी के 100% माने तो उसमें इनका योगदान कितना रहता है लगभग। फिर हमने थर्ड नंबर पे बात की कि कृषि का रोजगार की दृष्टि से हमें क्या महत्व है और कार्यशील जनसंख्या का कितना % हिस्सा कृषि कार्यों में लगा हुआ है। और फिर हमने एक बात की कि भारत की कृषि विकास की जो दर है, एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट रेट है, वो हमारी क्या रह रही है, वो भी हमने इसके अंदर डिस्कस किया। चलिए इसके बाद में अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए 2-3 चीजों की बात और करते हैं अपने। देखिए चौथा पॉइंट जो मैं आपको इसमें डिस्कस करवा रहा हूं वो है कृषि व्यापार की दृष्टि से। कृषि व्यापार, व्यापार का मतलब आप समझ रहे हो आयात और निर्यात, यानी कि कृषि में उत्पादित होने वाले जो उत्पाद हैं उनका भारत किन उत्पादों का अधिक उत्पादन करता है जो दूसरे देशों को निर्यात किए जाते हैं, और ऐसे कौन से प्रोडक्शंस हैं जिनको भारत में उत्पादन कम होता है और हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। तो ये व्यापार की दृष्टि से दो हिस्से होते हैं हमारे पास। इन्हीं दोनों हिस्सों की औद्योगिक क्षेत्र में भी बात करेंगे, सेवा क्षेत्र में भी बात करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है उसका एक पक्ष हमारे पास होता है निर्यात और दूसरा पक्ष हमारे पास होता है आयात। आयात और निर्यात, देखिए भारत अगर निर्यात की दृष्टि से बात करें तो दुनिया के अंदर 7वां सबसे बड़ा देश है जो कृषि उत्पादों का निर्यात करता है। यानी कि जो कृषि में निर्यात होने वाली जो हमारी वस्तुएं हैं उनकी दृष्टि से इंडिया की रैंकिंग जो है वो 7th पोजीशन पे, जबकि आयात की दृष्टि से बात करें तो भारत जो है वो दुनिया के अंदर 8वीं रैंक रखता है, 8th रैंक रखता है कृषि उत्पादों को आयात करने के मामले में। अब भारत में जितना निर्यात हो रहा है सभी वस्तुओं का बता रहा हूं मैं, किसी भी क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तुएं, उन सभी वस्तुओं के निर्यात में कृषि से जुड़ी हुई चीजें जो है सॉरी उनका हिस्सा कितने % है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि कृषि और उससे जुड़े हुए उत्पाद भारत के कुल निर्यात में कितना % योगदान देते हैं। तो 11.79% या लगभग देखें तो 11.8% का योगदान जो है वो कृषि उत्पादों के निर्यात में रहता है। और इस निर्यात से लगभग भारत को $47 बिलियन जो 43 बिलियन डॉलर जो है वो हमें इनकम भी प्राप्त होती है, विदेशी आय भी प्राप्त होती है। तो निर्यात की दृष्टि से भारत जो है वो 7th पोजीशन का देश है और टोटल भारत के निर्यात में कृषि क्षेत्र का योगदान जो है वो 11.79% रहता है। अब भारत कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका निर्यात सबसे ज्यादा करता है, उनका सीक्वेंस आपसे पेपर में जरूर पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा जो हमारा निर्यात होता है वो है समुद्री उत्पाद, मछलियां या समुद्र से प्राप्त होने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कृषि मत्स्य पालन जैसे मैंने बताया कृषि का ही एक सेक्टर मानते हैं अपने, तो समुद्री उत्पाद या डिब्बाबंद जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनका निर्यात हम सबसे ज्यादा करते हैं। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है वो है बासमती चावल का, बासमती चावल का। और एक इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपको और बता दूं, भारत इस साल से पहले बासमती चावल के उत्पादन में दूसरी पोजीशन पे था, या ओवरऑल चावल के निर्यात में भारत का रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में 2nd थी, लेकिन फर्स्ट रैंक पे जो देश था वो था थाईलैंड। थाईलैंड सबसे ज्यादा चावल निर्यातक देश था, भारत ने उसके किक लगाकर वर्तमान में 1st रैंक हासिल कर ली। तो भारत चावल निर्यात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है, कब? वर्ष 2023-24 के। फिर इसके बाद में तीसरे नंबर पर हम सबसे ज्यादा जो निर्यात करते हैं वो है शुगर, चीनी का। और चीनी उत्पादन की दृष्टि से अभी वर्तमान में भारत की जो रैंकिंग है वो 2nd रैंक। चीनी उत्पादों के या चीनी के निर्यात में भारत की रैंक वर्तमान में क्या है? 2nd रैंक। तो भारत किन वस्तुओं का सबसे ज्यादा निर्यात करता है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 1st नंबर पे समुद्री उत्पाद, 2nd नंबर पे हमारा बासमती चावल, 3rd नंबर पे हमारा चीनी, और 4th नंबर अगर बाय द वे आपसे पूरा 4 का ग्रुप बना के पूछ ले पेपर के अंदर तो 4th रैंक हमें देनी है गैर बासमती चावल, गैर बासमती चावल। ठीक, तो ये 4 सबसे ज्यादा निर्यात होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। यहां हम बात करें आयात, तो आयात की दृष्टि से इंडिया की रैंकिंग 8वीं पोजीशन पे। और एक चीज और बता दूं कि भारत जितना निर्यात करता है उससे कहीं ज्यादा भारत आयात भी करता है।
भारत उन चीजों से कहीं ज्यादा चीजों का आयात भी करता है। तो भारत में आयातित होने वाली वस्तुओं में सबसे ज्यादा आयात जो होता है वो होता है खाद्य तेल, एडिबल ऑयल का, या हम वनस्पतिक तेल बोल सकते हैं। भारत सर्वाधिक आयात करता है वनस्पतिक तेल का। सेकेंड नंबर पे काजू की अपने यहां आयात ज्यादा होता है। थर्ड हमारा दालें, दालें। तो दाल जो है उनका आयात के अंदर भी भारत ज्यादा अपना इनकम या ज्यादा अपना जो सोर्स है वो खर्च कर। इसीलिए भारत सरकार के लगातार ये प्रयास रहते हैं कि कृषि से होने वाले आयात को कम से कम किया जा सके। इसलिए भारत सरकार अलग अलग प्रकार की योजनाएं लॉन्च करती है कि खाद्य तेल में हम कैसे आत्मनिर्भर बने ताकि हमें आयात कम से कम करना पड़े। दालों का उत्पादन कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, उसमें योजनाएं कौन कौन सी काम की जाए। तो वो सारी चीजें हम आगे इसी वीडियो लेक्चर के अंदर या आगे के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो कृषि व्यापार की दृष्टि से भी हमारी एक इंपॉर्टेंट सी कंसेप्ट बनता है। कहीं से भी आपसे इसमें से लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, इसके बाद में हम बात करते हैं भारत में कृषि उत्पादन के संबंध में। कृषि उत्पादन के संबंध ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा फैक्टर रहता है कि भारत में एट ए टाइम कृषि उत्पादन की पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले अपने अगर बात करें खाद्यान्न उत्पादन की, भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो है वो खाद्यान्न फसलों का होता है। और खाद्यान्न फसलों में भी भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल चावल, चावल चावल का उत्पादन इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा होता है। सेकेंड नंबर पर अगर अपने बात करेंगे तो गेहूं, चावल और गेहूं, ये खाद्यान्न फसलें भारत की मुख्य रूप से। और खाद्यान्न फसलों में एक चीज मैं आपको और भी बता दूं कि इसके अंदर अनाज प्लस दालें दोनों शामिल होती हैं। दालें भी खाने योग्य होती है इसलिए खाद्यान्न में, और अनाज जो होता है वो भी खाने योग्य है इसलिए उनको भी हम काउंट करते हैं। तो कहने का मतलब जो हमारा खाद्यान्न उत्पादन है वो देश के अंदर सर्वाधिक है। और पिछला जो हमारा डाटा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा टोटल जो खाद्यान्न उत्पादन रहा है वो रहा है 329.7 मिलियन मैट्रिक टन। बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, सीधा सीधा एग्जाम में अप्रोच होता है। यह डाटा आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पिछले सत्र या पिछले वर्ष जो है 2022-23, क्योंकि डाटा जो है कृषि के ये थोड़े से बाद में आते हैं, पिछले साल के आते हैं अपडेटेड डाटा। अभी जो साल चल रहा है उसके अनुमानित डाटा बजट के अंदर या आर्थिक समीक्षा के अंदर, आर्थिक सर्वे के अंदर आते हैं। तो अभी हम जो डाटा बात कर रहे हैं ये वर्ष 2022-23 का डाटा है हमारे पास, और इसमें हमने जो टोटल खाद्यान्न उत्पादन किया है वो 329.7 मिलियन टन का उत्पादन किया। ठीक है, इसके बाद में सेकंड नंबर पर हम अगर बात करें तिलहन उत्पादन, तो तिलहन उत्पादन की दृष्टि से भी मैंने जैसा बताया कि भारत में खाद्य तेल की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, लेकिन हमारा तिलहन उत्पादन जो है वो थोड़ा कम है। 41.4 मिलियन मैट्रिक टन का हम तिलहन उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो ये दो सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाली हमारी एक तरीके से खाद्यान्न वस्तुएं हैं या कृषि वस्तुएं। अब भारत कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिनके उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक रखता है, यानी कि वो कौन से कृषि उत्पाद हैं जिनके उत्पादन में इंडिया की पोजीशन पूरे वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट मानी जाती है। सबसे ज्यादा उत्पादन जिन चीजों का अपने करते हैं उनमें तीन चीजें अपने को याद रखनी है: दूध, दालें, मसाले। दूध, दालें और मसाले, इनके उत्पादन में इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट रैंक रखता है, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। सेकंड रैंक वाले प्रोडक्ट्स की अगर अपने बात करें तो आप याद रखिएगा चावल, गेहूं। चावल और गेहूं ये दो तो हमारी मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। अभी हमने बात की थी कि इनके उत्पादन में तो निर्यात में भी हमारी मेन पोजीशन है। इसके बाद दो प्रोडक्ट और हैं जिनके उत्पादन में भारत दुनिया में प्रथम स्थान रखता है। दोनों ही व्यापारिक फसलें हैं, कपास और गन्ना। कपास और गन्ना ये लेटेस्ट डाटा है जो अभी हमारे बजट के संबंध में रहे हैं या कृषि उत्पादों के संबंध में रहे हैं। तो जिन उत्पादों के उत्पादन में या जिन प्रोडक्ट्स के उत्पादन में हमारी फर्स्ट रैंक है वो दूध, दाल और मसाले हैं। और अगर सेकंड रैंक वाली पोजीशन की अपने बात करें तो सेकंड रैंक हमारी रहती है वो है, सेकंड रैंक रहती है वो चावल, गेहूं, कपास और गन्ना के रूप में रहती है। ठीक है, आजकल एक नया कंसेप्ट और चल पड़ा है जिसके बारे में सरकार भी बहुत ज्यादा फोकस लगा रही है और वो है श्री अन्न। इसके संबंध में हमने एक योजना भी शुरू कर रखी है। श्री अन्न के उत्पादन में भी इंडिया पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक रखता है। अब ये श्री अन्न क्या है उनके बारे में भी अभी हम
डिस्कस करने वाले हैं। श्री अन्न, इसको इंग्लिश में या अपने बायोलॉजिकल भाषा में बोले तो उसको सुपर फूड बोलते हैं, सुपर फूड। श्री अन्न तो हमारा एक तरीके से सनातनी नाम हम कह सकते हैं जो इन प्रोडक्ट्स को दिया गया है, बाकी सुपर फूड्स के नाम से हम इनको जानते हैं। यानी कि ऐसे फूड या ऐसे खाने योग्य चीजें जिनका जिनका हमारी बॉडी या हेल्थ के लिए जिनका महत्व तो बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब हमारे शरीर को अतिरिक्त न्यूट्रिशंस वो प्रदान करते हैं। इनको हमारी सामान्य भाषा में हम मोटे अनाज भी बोल देते हैं, मोटे अनाज, मोटे अनाज। तो ये भी हमारे आहार या हमारे भोजन का एक क्या है, मुख्य अवयव, मोटे अनाज। तो मोटे अनाज के उत्पादन में या श्री अन्न के उत्पादन में, या हम बात करें सुपर फूड प्रोडक्शन में, और एक और भी नाम इनको इंग्लिश में हम दे देते हैं मिलेट्स, मिलेट्स। तो मिलेट्स के उत्पादन में भी हमारी रैंक जो है पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक। और पिछला जो हमारा डाटा है वर्ष 2022-23 का, उसमें हमने श्री प्रोडक्ट्स या मोटे अनाज का लगभग उत्पादन जो किया है वो 33 लाख मैट्रिक टन, ठीक है, 33 लाख मैट्रिक टन जो हमने उत्पादन किया है वो मोटे अनाज के रूप में किया। अब ये श्री अन्न क्या है और इसमें कौन कौन सी फसलें शामिल रहती हैं, उनकी अपने और बात करते हैं। सरकार ने बजट 2023 में एक योजना भी लॉन्च की थी इसके संबंध में, वो थी श्री अन्न योजना के नाम से। और ये इसलिए हुई कि भारत के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2023 को विश्व मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया, वर्ल्ड मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि कौन सा सन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ल्ड मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया गया है। तो कहने का मतलब दुनिया में मोटे अनाज का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके, लोग इसके उत्पादन को उत्पादन भी इसका ज्यादा करें और साथ ही साथ अपने दैनिक आहार में इसका प्रयोग भी ज्यादा से ज्यादा करें। ऐसी जो प्रयास है वो भारत सरकार ने भी किए और भारत सरकार के प्रयासों से हमने इसके अंदर वैश्विक सफलता भी हासिल की। तो वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं जो इस श्री अन्न योजना के अंदर शामिल किए गए हैं कृषि से संबंधित, उनकी हम बात करते हैं। देखिए आप, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का, एक फसल रागी की जगह हम लिख देते हैं सावा, सावा या जिसको साम बोला जाता है, साम या सावा फसल की, ठीक है। इसके बाद में देखिए आप, कंगनी, कोदो, कुट्टू, ठीक है। आपने देखा कुट्टू का आटा जैसे अपने घरों में आम बोल देते हैं कुट्टू, कोदो, ठीक है। और इसी कुट्टू का एक शॉर्ट फॉर्म हम एक फसल के रूप में और देखते हैं, कुटकी, कुटकी। ये 8 ऐसी फसलें हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का और सावा, 4 तो ये हमारे पास मेनली ये रह जाती है। इसके बाद में कंगनी, कोदो, कुट्टू और कुटकी, ये कई कैसे जुड़ी हुई फसलें हैं। तो ये 8 फसलों का जो ग्रुप है, इस ग्रुप को नाम दिया गया है श्री अन्न का, श्री अन्न का। और ये ज्यादा चर्चा में आई 2023 के बाद में, जब वर्ल्ड मिलेट्स ईयर जो है वो हमारे इस 2023 के वर्ष को घोषित किया गया। और इसी साल दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर अंतरराष्ट्रीय मिलेट सम्मेलन आयोजित, अंतरराष्ट्रीय मिलेट सम्मेलन आयोजित, जिसमें वर्ल्ड के बहुत सारे देशों ने हमारे यहां भारत में आकर और इस सम्मेलन के अंदर भाग लिया। वर्ष 2023 नई दिल्ली इंटरनेशनल मिलेट्स समिट जो है वो हमारे देश के अंदर आयोजित हुई। और इसी क्रम में हमने हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद में हमारा जो राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान बना हुआ है, राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, उसको हमने उत्कृष्टता केंद्र और अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना भी बनाई है। उत्कृष्टता केंद्र और अनुसंधान केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोलते हैं अपने इसको। तो ये कौन सी सिटी को या कौन से शहर के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा मिलेट्स को लेकर या श्री अन्न को लेकर, तो वो शहर है हमारा कौन सा, हैदराबाद। वर्ष 2023 जब हमने इसको अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स दिवस के रूप में घोषित किया है। और इसी साल 2023 में दिल्ली के अंदर एक सम्मेलन भी आयोजित हुआ, अंतरराष्ट्रीय मिलेट सम्मेलन के नाम से।
और आपने एक बात और भी मैं आपको यहां पर डिस्कस कर दूं, राजस्थान के बाड़मेर में गुड़ामलानी में इसी मिलेट्स योजना के अंतर्गत, इसी श्री अन्न योजना के अंतर्गत एक बाजरे का राष्ट्रीय सेंटर भी खुलने जा रहा है। बाजरा राष्ट्रीय केंद्र या अनुसंधान केंद्र जो है वो हमारे यहां बाड़मेर के गुड़ामलानी में भी केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राजस्थान पूरे भारत का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक राज्य है। भारत में उत्पादित होने वाले टोटल बाजरे का लगभग 42% हिस्सा जो है वो अकेला राजस्थान उत्पादित करता है। इसलिए मोटे अनाज की दृष्टि से अगर अपने बात करें तो हम और हमारा राजस्थान सिरमौर है, इसलिए केंद्र सरकार का इस योजना के संबंध में राजस्थान पे ज्यादा ध्यान। तो बाजरे की विभिन्न प्रकार की संकर किस्में और विभिन्न प्रकार की हाइब्रिड किस्में जो है वो राजस्थान के अंदर उगाई जानी इसी सेंटर के माध्यम से प्रस्तावित है, ताकि ये जो टोटल 42 वाला प्रोडक्शन है इसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके और श्री अन्न का उपयोग ज्यादा से ज्यादा जनता जो है, लोग जो है भारत के, वो कर सके। तो ये एक योजना श्री अन्न योजना के नाम से, और इसके अंदर भी भारत जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट रैंक रखता है। और एट ए टाइम की अगर अपने बात करें तो लगभग 33 लाख मेट्रिक टन जो है वो श्री अन्न का उत्पादन करता है भारत। ठीक, तो ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जो भी कृषि सेक्टर की चीजें थी वो हमने डिस्कस की है, यानी कि कहने का मतलब हमने इसका एक ओवरव्यू तैयार किया है कि कृषि अर्थव्यवस्था में कहां स्टैंड करती है या भारत की अर्थव्यवस्था में कहां कितना योगदान दे रही है, उसके बारे में हमने टोटली ये बातें डिस्कस की। अब कृषि से जुड़ी हुई बहुत सारे प्रकार की योजनाएं और बहुत सारे प्रकार के पक्ष, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो पहले उनका भी एक अपने इसी तरीके से ओवरव्यू बनाते हैं कि कृषि और उससे जुड़ी हुई योजनाएं जो है वो किस सेक्टर से संबंधित है और ऐसा क्यों किया गया है, ये कृषि योजनाएं क्यों शुरू की गई। देखिए, कृषि से जुड़ी हुई कितनी चीजें हो सकती। सबसे पहले हम बात करें किसानों के उत्पादन की, यानी कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करती है। वो योजनाएं कौन कौन सी है, तो इनमें सबसे पुरानी जो हमारा कंसेप्ट है वो है हरित क्रांति योजना या हरित क्रांति के नाम से, इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। दूसरा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सरकार द्वारा शुरू की गई है, RKVY बोलते हैं इसको शॉर्ट में, RKVY। और आजकल इसका नाम एक और सरकार ने रख दिया है, रफ्तार योजना। 2018 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है वो रफ्तार के नाम से संचालित की जा रही है। और अभी 25 सितंबर को ही, इसी 25 सितंबर को सरकार के द्वारा इसी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को एक बड़े पैकेज के साथ रीलॉन्च किया गया है। तो उसके अंदर कौन कौन से प्रावधान रखे गए हैं उन सब के बारे में अपने इसमें बात करेंगे। तो एक हरित क्रांति योजना है, एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है जिसके अंदर उत्पादन बढ़ाने के ऊपर बल दिया गया। चलिए, सेकंड नंबर पे, किसान जब उत्पादन करेगा तो बहुत सारे प्रकार की उसको चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे बीज की आवश्यकता पड़ेगी उसको। तो बीज से जुड़ी हुई कोई योजना अगर सरकार द्वारा चलाई जा रही है तो वो हम देख लेंगे। बीज के बाद में उर्वरक की उसको जरूरत पड़ेगी, फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी। तो उर्वरक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट आजकल नए अपडेटेड डाटा इकोनॉमी में चल रहे हैं। उर्वरक से जुड़ी हुई बहुत सारी योजनाएं, जैसे अगर मेन इसमें शॉर्ट में मैं आपको पहले बता दूं तो एक योजना अभी सरकार ने शुरू की है प्रधानमंत्री प्रणाम योजना के नाम से। प्रधानमंत्री प्रणाम योजना ये नई योजना है, पिछले जून के अंदर ही लॉन्च हुई है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाने के चांस रहेंगे, पूरा फुल फॉर्म ही पूछ लेगा आपसे। वरिष्ठ अध्यापक वाला जो सीनियर टीचर वाला एग्जाम है, इसमें बहुत ज्यादा कोई डीप में जाके क्वेश्चन नहीं बनते, सिर्फ ये देखा जाता है कि आप नई योजनाओं, नई अर्थव्यवस्था के डाटा से कितने अपडेटेड हैं। बहुत सिंपल सी बातें पूछी जानी है, बस अपनी अप्रोच और अपनी डायरेक्शन ये दोनों ठीक होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री प्रणाम योजना क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसी प्रकार से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, इसके बारे में तो ये तो पहले की योजना है, थोड़ी 2019 की, तो ये तो आपको ध्यान भी होगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है। आजकल एक नया कंसेप्ट और चल पड़ा है नैनो यूरिया के नाम से, नैनो यूरिया या इनको बोलते हैं नैनो फर्टिलाइजर के नाम से, नैनो फर्टिलाइजर, ठीक है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस साल वाले बजट के अंदर भी लोकसभा की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने नैनो फर्टिलाइजर को अपनाने के संबंध में एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया है, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है बात जो। तो उर्वरक के अंदर हम सब्सिडी और उससे जुड़ी हुई कई बातें पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, नैनो यूरिया वगैरह के बारे में। उर्वरक के बाद में अगर अपने बात करें सिंचाई, किसान को फसल उत्पादन के लिए सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ेगी। सिंचाई के लिए कौन सी योजनाएं चल रही है, तो इसमें भी 2-3 योजनाओं के नाम मैं जैसे बताऊं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एक तो ये इंपॉर्टेंट योजना है हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाली। एक नाबार्ड के द्वारा सूक्ष्म सिंचाई कोष या फंड स्थापित किया गया है, उसकी भी हम बात करेंगे। इसके बाद में भूजल स्तर को बढ़ावा देने के लिए एक लेटेस्ट योजना और चल रही है, अटल भूजल योजना के नाम से, अटल भूजल योजना। तो ये क्या है, इसके प्रावधान क्या है, उनके बारे में बात करेंगे अपने। इसके बाद में राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, ये क्या है और इसके प्रावधान क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सिंचाई से रिलेटेड योजनाएं कौन सी है वो अपने डिस्कस करेंगे। सिंचाई के बाद में अगर हम बात करें किसान की जोखिम या उसकी जो रिस्क है उसको कवर करने के लिए बीमा योजनाएं भी संचालित की जा रही है। तो इन्हीं बीमा योजनाओं के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट सी योजना पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में मोटी सी बातें करेंगे अपने। इसके बाद में किसान ने अपना उत्पादन कर लिया है, उसकी जोखिम भी हमने कवर कर दी है, लेकिन उसकी आय बढ़ाने के लिए हम क्या और अतिरिक्त प्रयास कर सकते हैं। तो किसानों की आय 2022 तक सरकार ने दुगनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। तो ये दुगनी करने के लिए सरकार ने क्या योजनाएं चलाई हैं, उनमें हम मेन सी बातें करेंगे, कुछ एक योजनाओं के बारे में। देखिए आप, आय को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सी योजनाएं चलाती है। इसमें एक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे एमएसपी का कंसेप्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, कैसे सरकार इसको डिसाइड करती है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम इसमें एक योजना पढ़ेंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के नाम से, कुसुम योजना जो किसानों को अतिरिक्त आय के सोर्स उपलब्ध करवा रही है। इसके बाद में थर्ड पोजीशन पे हम इसमें पढ़ेंगे प्रधानमंत्री आशा योजना के नाम से, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के नाम से, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो इसके अंदर भी किसानों की अतिरिक्त आय का सृजन करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है उसके संबंध में भी हम इसमें बात करेंगे, प्रधानमंत्री आशा योजना। फिर हम इसमें बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम से, किसान सम्मान निधि योजना के नाम से। इसमें सरकार के द्वारा किसान को क्या आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है उसकी बात करेंगे। फिर हम इसमें बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की, किसान मानधन योजना की। ये सब लेटेस्ट योजनाएं हैं, डायरेक्ट सीधे सीधे पेपर के अंदर अप्रोच होनी है। तो किसान की आय को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं प्रारंभ कर रखी हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। अब आय के बाद में किसान जो अपना कृषि उत्पाद है उसके अंदर तकनीक का इस्तेमाल कैसे करेगा, तकनीकी से जुड़ी हुई योजनाएं कौन कौन सी हो सकती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन अभी सरकार ने लॉन्च किया है, डिजिटल कृषि मिशन के नाम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन उठेगा, डिजिटल कृषि मिशन। इसकी बहुत डिटेल में अपने बात करेंगे, इसमें इस मिशन के अंदर कौन कौन सी बातों को शामिल किया गया है उन तमाम चीजों के बारे में इसमें बात करेंगे। एक राष्ट्रीय कृषि पर ई गवर्नेंस योजना, ई गवर्नेंस योजना, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान फॉर एग्रीकल्चर, NEGPA। शायद पिछली सेकंड ग्रेड के अंदर कुछ ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए या कृषि में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा संचालित योजना कौन सी है, शॉर्ट फॉर्म पूछी गई थी ऑप्शंस के अंदर। तो ये राष्ट्रीय कृषि ई गवर्नेंस योजना, हम इसकी बात करेंगे। बहुत सारे प्रकार के पोर्टल किसानों को उपलब्ध करवाए जाते हैं, किसान पोर्टल, एम सुविधा पोर्टल, साथी पोर्टल, उपज पोर्टल, बहुत सारे पोर्टल है जो किसानों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो हम दो बातें इसमें तकनीक से जुड़ी हुई करेंगे, एक डिजिटल कृषि मिशन के रूप में और एक हमारे पास राष्ट्रीय कृषि पर ई गवर्नेंस प्लान के रूप में। चलिए, इसके बाद में किसानों को विपणन से संबंधित यानी कि अपनी उत्पाद जो है उसको बेचने से संबंधित भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मार्केटिंग के लिए भी।
तो मार्केटिंग के लिए वर्तमान में कौन सी योजनाएं चल रही है, तो उसमें दो योजनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक योजना है ई नाम परियोजना के नाम से, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के नाम से। तो ई नाम में कृषि मंडियां जो है उनके अंदर तकनीक और विपणन जो है वो ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। दूसरी इसी प्रकार की एक योजना है ग्राम योजना के नाम से, उसकी हम बात करेंगे। और तीसरा, विपणन से जुड़ी हुई जो अवसंरचनाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कृषि विपणन अवसंरचना कोष सरकार ने बना रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कृषि विपणन अवसंरचना कोष। तो ये कृषि से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के पक्ष हैं, ये एस्पेक्ट्स हैं कि कृषि के अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। पहले मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उनके ओवरव्यू के बारे में तमाम बातें बता रहा हूं। चलिए, विपणन के बाद में किसान की एक आम समस्या रहती है कि उसको ऋण कौन उपलब्ध करवाए, या उसको साख कौन उपलब्ध करवाए, या उसको वित्तीय समस्याएं जो है उनके लिए लोन कौन दे। तो इसके लिए भी सरकार ने कई सारी स्कीम्स लॉन्च कर रखी है किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए या उनके लोन को बढ़ावा देने के लिए। इसमें कॉमन सी स्कीम है केसीसी स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। एक योजना इसमें और चलती है जिसको हम ब्याज अनुदान योजना बोलते हैं, ब्याज अनुदान योजना, इसकी बात करेंगे। और तीसरा, हम इसमें एक बैंक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको बोलते हैं नाबार्ड। नाबार्ड किसानों को किस प्रकार के ऋण या लोन उपलब्ध करवाता है। और फोर्थ नंबर पे हम इसमें कृषि क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन या सहकारिता और इससे जुड़े हुए जो बैंक हैं उनके बारे में भी अपने डिस्कस करने वाले हैं, इनके बारे में भी अपने डिस्कस करने वाले। सहकारिता या बैंक सहकारिता, कृषि सहकारिता जो है उसकी बातें भी अपने डिस्कस करेंगे। चलिए, ऋण या साख वाली अपनी समस्या पूरी हो गई। इसके बाद में देखिए, परंपरागत कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुछ योजनाएं यहां भी हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इसमें एक बात करेंगे, परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है, परंपरागत कृषि विकास योजना, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, आजकल एक नई कृषि और चल पड़ी है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के नाम से। ये क्या है, ये कंसेप्ट कहां से आया है, उसकी बात करेंगे अपनी, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तीसरा, हम इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, जैविक कृषि जो है, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रयास वर्तमान में कर रखे, उन तमाम चीजों के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये कृषि से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के पक्ष हमने देखे और इनमें वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, उन तमाम चीजों के बारे में हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर अभी एक ओवरव्यू तैयार किया है। आप इन ओवरव्यूज को एक बार के लिए नोट कर लेना। कल के वीडियो लेक्चर में हम 1 बाय 1 करके इन तमाम योजनाओं के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे और जैसे ये योजनाएं हमारी कंप्लीट हो जाएगी वैसे कृषि अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा पार्ट हम कवर कर लेंगे। तो इसमें हम कृषि योजनाएं पढ़ने वाले हैं। एक इसमें हम अलग से चैप्टर पढ़ेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में, और उससे जुड़ी हुई योजनाएं कौन कौन सी चल रही है उनके बारे में भी बात करेंगे। और थर्ड, हम इसमें जो एक बात अलग से करेंगे वो हमारी रहेगी खाद्य सुरक्षा के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, और उससे जुड़ी हुई योजनाएं कौन कौन सी है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये 3 बातें हमें इसमें और डिस्कस करनी। तो कल के वीडियो लेक्चर से हम इन्हीं सभी चीजों के बारे में 1 बाय 1 करके बात शुरू करेंगे। गार्गी क्लासेज के प्ले स्टोर एप्लीकेशन के ऊपर भी ये कोर्स फ्री लॉन्च कर दिया गया है, वहां ज्यादा क्लासेज अपडेट की जा रही है। तो आप एक बार के लिए प्ले स्टोर से गार्गी क्लासेज के नाम से एप्लीकेशन जो है उसको भी इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी तैयारी में इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। धन्यवाद, मिलते हैं कल नई ऊर्जा नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।